सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है यूनिट 1 की बुलेट 7, बुलेट 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बुलेट 7 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड और ब्रिक्स, इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो ये देखिए, UGC नेट कॉमर्स का ये सिलेबस है, जिसमें हम यूनिट 1 की बुलेट 1, बुलेट 2 एंड बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 एंड बुलेट 6 कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम कर रहे हैं वो है बुलेट 7। बुलेट 7 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड IMF। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब देखो ये होता क्या है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल की, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, कि जो इकोनॉमिक तौर पर क्या करता है, एक कंट्री को ग्रो करता है, ठीक है। तो उन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जो कुछ कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप या एक ब्लॉक बना लिया है, और उसके बाद वो क्या कर रही हैं, एक अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं या डेवलप कर रही हैं, ठीक है। तो उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी एंड मेक थिंग डिफिकल्ट फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Exchange rate should be reasonably stable for the smooth conduct of international trade. This can be achieved if countries, particularly developed countries, cooperate with each other. International cooperation is the basic of a sound international monetary system. तो बात करें यहाँ पर, देखो कुछ कंट्रियाँ क्या करती हैं, कुछ कंट्रियाँ मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेती हैं, एक ब्लॉक बना लेती हैं, और जो हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, जिससे क्या हो सके, आपस में इंटरनेशनल ट्रेड इजीली हो सके, स्मूथली हो सके, और जो कंट्री की इकोनॉमिक जो लेवल है वो ग्रोथ हो सके, जिससे कि उसकी वेल्थ जो है इंक्रीज हो सके एक कंट्री की। कॉर्पोरेशन इन द मॉनेटरी फील्ड रेफर टू द जॉइंट एफर्ट बाय द ग्रुप ऑफ कंट्री एट रिलीजन और इंटरनेशनल लेवल और बोथ टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट आइदर थ्रू बायलेटरल और मल्टीलेटरल। बायलेटरल जो होता है वो दो कंट्रीज के बीच होता है, 1 और 2, जैसे इसने कुछ इंपोर्ट किया, इसने कुछ एक्सपोर्ट किया, यहाँ पेमेंट हुई, यहाँ दूसरी जगह रिसिप्ट हुई, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीलेटरल की, तो मल्टीलेटरल में है एक से ज़्यादा कंट्रीज, यानी कि जहाँ पहले दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही थी, अब मल्टीलेटरल में क्या होगा, एक से ज़्यादा कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो होगा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अमंग themselves और by the setting up the international organization। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि आपस में ट्रेड इजी हो सके और इकोनॉमिक तौर पे दूसरी कंट्री को क्या करे, सपोर्ट किया जा सके, या फिर दूसरी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखा जा सके। जैसे कि हमारे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IMF, WTO, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन इसीलिए बने हैं कि जो है ट्रेड इजीली हो सके, ठीक है। तो ये क्या करें, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कैसे हुए, किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशंस बनना स्टार्ट हुए। कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं IMF के लिए। तो हिस्ट्री, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था हमारा 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक ये हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चला। अब वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तो बहुत सारी कंट्रियों को क्या हुआ, लॉस हुआ, बहुत सारी कंट्रियों को लॉस हुआ, क्योंकि एक दूसरी कंट्री को क्या हुआ, तबाह करना था, बस खत्म करना था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब सारी कंट्री की इकोनॉमिक लेवल जो है खत्म हो गई, लगभग किसी कंट्री के पास प्रोडक्शन के लिए जो है मटीरियल ही नहीं है, यानी कंट्री में क्या हो गई, भुखमरी आ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इकोनॉमिक लेवल जो है बिल्कुल ही डाउन चला गया।
तो ये सब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन या ग्लोबल डिप्रेशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ गई। वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो कंट्री ने आप एक दूसरे पे क्या हुआ, बमबारी करी, बहुत सारी दिक्कत हुई, वहां के जो भी रिसोर्सेज थे वो सबको खत्म कर दिया। अब ग्रेट डिप्रेशन जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करते हैं, इसे हम कैटेगराइज कर देंगे ईयर वाइज। तो 1929 से 1930 तक जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जो कि आया था यूएसए में। कहाँ आया था, यूएसए में। यूएसए में ये देखो कैसे आया, अब जब सारी कंट्री वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी, तो यूएसए में अब बहुत सारे जो लालची लोग थे उन्होंने क्या करा कि अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला मार्केट में जो है पैसा नहीं है, तो जितने भी शेयर्स हैं उनको बेच दिया जाए। तो बहुत लंबे तौर पे या बहुत बड़े तौर पे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। अब जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो वो हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पर आ गया, जो कि आया था यूएसए में, क्योंकि यूएसए ने इसके बाद बहुत सारी जो है स्कीम्स बनाना स्टार्ट कर दी। यूएसए ने क्या करा, जब ग्रेट डिप्रेशन आया इससे पहले यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स बना दी कि पहले आप आओ और मटेरियल परचेज करो और बाद में जो है उसका पेमेंट करो। तो बहुत सारी पेमेंट हुई, बहुत सारे जो है मनी मार्केट एकदम से जो है स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई। तो वो था हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड। उसके बाद जब यूएसए और यूके में जो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, यूएसए एंड यूके, ठीक है। अब यूके के पास तो एक ऑप्शन था इंडिया, कि वो इंडिया से क्या करता था, जो भी उसको लॉसेस हुए वो इंडिया से रिकवर कर लेता था, ठीक है। लेकिन यूएसए के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद इन दोनों ने मिलकर क्या करी, बहुत सारी स्कीम्स बनाई जिससे ग्रेट डिप्रेशन से जो है उभरा जा सके। तो 1929 से लेकर 1939 तक बहुत सारी स्कीम्स जो है आई, लेकिन ये सारी स्कीम्स आने के बावजूद भी जो डिप्रेशन है वो 1939 तक जो है हमारा चला। मतलब 10 साल तक जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो डिप्रेशन से जूझा है, ठीक है। अब जैसे ही हम ग्रेट डिप्रेशन से जूझ ही रहे थे और हम इससे कवर ही कर रहे थे, उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद बहुत सारे तौर पर जो है बहुत सारी तबाही हुई, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को जो है बहुत सारा लॉस हुआ और जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो गई। अब प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है। अब कंट्रीज को बहुत सारे रिसोर्स जो है वो बहुत सारे खत्म हो चुके थे, रिसोर्स की जरूरत थी, वापस से मार्केट सेटअप करने की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो पर्सन, यूएसए के मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट ने एंड यूके के मिस्टर जॉन मैनर्ड केनिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया कि हम कैसे इस स्थिति से उभर सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्री की जो स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। अब क्योंकि प्रोडक्शन के लिए भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और पॉवर्टी क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो लोगों को किस तरीके से वापस मार्केट, वापस ट्रेड जो है स्टैब्लिश किया जाए, वापस कैसे लाया जाए। तो इसके लिए एक जॉइंट प्लान बनाया गया कि अगर दोबारा इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन होती है तो उससे कैसे निकला जा सके। तो ये जो प्लान है ये यूएसए में बना, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसमें 44 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो ये है मीटिंग जो चली थी वो 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक चली थी, यानी 22 दिन मीटिंग चली थी, ठीक है। 22 दिन में जब मीटिंग चली तो मीटिंग में जो 44 कंट्रीज ने जो पार्टिसिपेट किया तो ये डिसाइड हुआ कि हम जो है 2 बॉडीज को सेटअप करेंगे। अब 2 बॉडीज कौन कौन सी, एक जो है वॉर में जितनी भी जो कंट्रीज की जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक है, रिसोर्स खत्म हुए हैं, उनको बिल्ड करेगा। दूसरा, अब क्योंकि एक कंट्री के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो एक कंट्री क्या करेगी, दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ मटेरियल मंगाएगी, ठीक है, या इंपोर्ट करेगी। जब इंपोर्ट कर रही है तो उसका बीओपी क्या होगा, बीओपी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अब वो प्रोडक्शन तो कुछ नहीं कर रही, प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रही तो बाहर दूसरी कंट्री को भी कुछ नहीं दे रही, यानी एक्सपोर्ट नहीं कर रही। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इंपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है। जब इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, डेफिसिट में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा।
तो ऐसी स्थिति से जो कंट्री जूझ रही हो उसको किस तरीके से उभारना है, उसकी कैसे सिचुएशन को ठीक करना है, उसके लिए बनाया गया IMF। यानी IMF किस पे काम करेगा, BOP पे काम करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ऐसी कंट्रियां जो वॉर के दौरान ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और एक्सपोर्ट कम हुआ है और वो BOP जो है नेगेटिव में चला गया है, उसको ठीक करने के लिए ये हमारा आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और जो दूसरा आया IBRD। अब क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है, तो वापस क्या करना है, वापस प्रॉपर्टी बनानी है, वापस जो भी रिसोर्स खत्म हुए हैं उनको वापस मैन्युफैक्चर करना है। अब ये कैसे होगा, ये कंस्ट्रक्शन के लिए एक आया IBRD, एक आया IMF, दूसरा आया IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक IBRD बॉडी बनी, दूसरी IMF बॉडी बनी। तो इन दोनों बॉडी, क्योंकि ये दोनों जो है स्टार्टिंग में एक साथ मीटिंग में आई, एक साथ बात हुई, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं और सिस्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ ही सेटअप की गई, एक साथ ही माइंड में विचार आया कि ऐसी हमें बॉडीज बनानी चाहिए जो हमारी कंट्रीज के लिए जो बेनिफिट हो उसमें ये काम करे और बेनिफिट प्रोवाइड करे सारी कंट्रियों को। तो ये था हमारा कुछ पार्ट कि हमारी कैसे बॉडीज सेटअप हुई। ठीक है, अब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब इसमें हम ऐड करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर क्या बनती है, वर्ल्ड बैंक। कुछ जो स्टूडेंट हैं या कई जगह आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक RBID को भी बोल देते हैं। ठीक है, बट जो वर्ल्ड बैंक है वो इन दोनों को मिलकर बनता है, यानी कि एक बॉडी IBRD प्लस IDA, ये जब दोनों बॉडीज मिलती हैं तब बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों बॉडीज मिली तो बन गया वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, ये दो बॉडीज यानी कि IBRD प्लस IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्लस ये तीन बॉडीज और जो वर्ल्ड बैंक ने बनाई हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी MIGA और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये तीनों जब इसमें ऐड हो जाती हैं और प्लस ये दोनों यानी कि ये 5 बॉडीज जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है, हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, जो कंपनीज के लिए काम करता है। ठीक है, हर एक कंट्री के लिए काम करता है, ये हर एक कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशन आए और वो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक बना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड was created on 27 December 1945। अब जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि USA में हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि दो बॉडीज सेटअप की जाएंगी। ठीक है, एक IMF और दूसरी IBRD। ठीक है, तो दो बॉडीज जो है सेटअप की जाएंगी। अब ये दोनों बॉडीज जब सेटअप की जाएंगी तो ये मीटिंग जो हुई थी 1944 में हुई थी, 1944 में। लेकिन अब ये जैसे ही हमने बात करी है, मीटिंग हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने तो आज ही बन जाएंगे, नहीं, उसमें टाइम लगता है। तो टाइम जो है, अब जो IMF जब बना तो ये बना 1945 में। इट इज ऑल्सो नोन एज द फंड। अब इसे हम फंड के तौर पे जानते हैं क्योंकि ये कंट्री को फंड प्रोवाइड करते हैं, ये बैंक नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करती है, कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करती हैं। It is an international financial institution created to promote international monetary cooperation, facilitate international trade, foster sustainable economic growth, make resource available to member experiencing balance of payment difficulties। ठीक है, तो बेसिकली जब IMF की बात हुई थी, IMF की बॉडी सेटअप की गई थी, वो इसलिए की गई थी कि कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
क्या हो रहा था, बहुत सारी कंट्री जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी और वो इंपोर्ट क्या कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही थी और एक्सपोर्ट वो नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उनका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया था, नेगेटिव में चला गया था। अब वो बैलेंस ऑफ नेगेटिव में जो चला गया है तो उसको वापस किस तरीके से जो प्रॉब्लम डिफिकल्टीज जो हो रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे ठीक हो, इस पर काम करती है हमारी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस पे वर्क करती है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वर्क करती है। जो भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टी को फेस करती हैं उन कंट्रीज को ये फंड प्रोवाइड करता है। तो IMF इज रिगार्डेड एज अ गार्डियन टू गुड कंडक्ट इन एरिया ऑफ BOP। अब एक गार्डियन जो क्या करता है, हेल्प करता है, एज ए गार्डियन ये हेल्प करता है अदर कंट्रीज की जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है BOP में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है, तो उनको ये क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है जिससे वो कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक लेवल जो है वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये वर्क जो है हमारा IMF करता है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 27, 1945 को। इसके अब जो है 190 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, इसमें जो है एक मेंबर कंट्री जो है ऐड हुई है। पहले 189 थी, पहले जो इसकी मेंबर कंट्री थी वो 189 थी, लेकिन अब इसमें एक मेंबर कंट्री जो है ऐड हो गई है, इसलिए यहाँ पर अब कितनी हो गई हैं, 190 मेंबर कंट्री हो गई हैं। ठीक है, रिसेंटली जो ऐड हुई है वो है एंडोरा, ये अक्टूबर 16, 2020 में ऐड हुई है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी मेंबर कंट्री IMF में है, तो IMF में अब जो है 190 कंट्री हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टला जॉर्जवी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC US में है, क्योंकि यहीं पर यहाँ पर जो है मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है गीता गोपीनाथ, ये गीता गोपीनाथ की जो है इमेज है। मेन ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एंड चेयर वुमेन ऑफ द IMF जो है क्रिस्टला जॉर्जगिव है, who has held for the post since 1 अक्टूबर 2019। ये है हमारी क्रिस्टला जॉर्जवेव जिनकी ये पिक्चर है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी IMF के बारे में कि कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन अभी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चीफ इकोनॉमिक्स कौन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब IMF के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से जो है IMF वर्क करता है। तो ये बेसिकली जब हम IMF की बात करते हैं तो ये किस पे काम करता है, BOP पे काम करता है। जहां पर भी जो भी कंट्री BOP में डिफिकल्टी फेस कर रही हैं उन कंट्रीज को ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। तो मॉनेटरी टू कॉर्पोरेशन मॉनेटरी प्रोवाइड करता है, मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करता है, इंश्योर एक्सचेंज स्टेबिलिटी, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल, मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट, बैलेंस ग्रोथ, करेक्शन ऑफ BOP, मेला एडजस्टमेंट, प्रमोशन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड जो भी कॉर्पोरेशन की जो नीड है उसको फुलफिल करता है, और क्या करता है, एक्सचेंज की स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है कि जो अमाउंट है वो प्रॉपर एक्सचेंज स्टेबिलिटी हो उसकी। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस जो ट्रेड हो रहा है वो किस तरीके से उसमें सजेशन देना है। ठीक है, उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है, एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल, जो भी एक्सचेंज हो रहा है उस पर कंट्रोल, और जो ट्रेड है जो BOP में जो ट्रेड जो पेमेंट्स है उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। बैलेंस ग्रोथ देखा जाता है कि किस तरीके से कंट्री ग्रोथ कर रही है, और ग्रोथ में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एडवाइस भी ये देता है। ठीक है, और अगर BOP में जो है डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर ये उसको फंड के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और इसे प्रमोट करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल को प्रमोट भी करता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF थे। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं कि किस तरीके से जो है काम करता है। ओवरसीइंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द मेंबर कंट्री, तो ये देखता है कंट्रीज को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है BOP में फेस करनी पड़ रही हैं, और उस अकॉर्डिंग उसको एडवाइस भी देता है कि आप इस तरीके से काम करें, यही करें। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओवरसीइंग करता है इकोनॉमिक्स ऑफ द मेंबर कंट्री। लेंडिंग द कंट्री
कंट्रीज विद द बीओपी इश्यूज, अगर बीओपी का किसी कंट्री को इशू है तो क्या करता है, लैंडिंग यानी फंड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन भी प्रोवाइड करता है, लैंडिंग भी देता है हर कंट्री को जिसको बीओपी का इशू है। ऑफरिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर कंट्री, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए या एडवाइस चाहिए तो वो भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है जिनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये सारी निगरानी करता है जिस कंट्री को जो भी इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को भी ये उसके बारे में उसके रिगार्डिंग भी ये एडवाइस करता है आईएमएफ। अब आईएमएफ कोटाज बेसिकली होता क्या है, अगर अभी जो है हमारी आईएमएफ में है 190 मेंबर कंट्रीज हैं। अब अगर कोई कंट्री आईएमएफ में एंटर होना चाहती है तो वो किस तरीके से एंटर होगी और उसे अगर जो फंड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक कोटा बनाया गया। अब ये कोटा जो बना है वो कैसे बना है कि एक कंट्री की जीडीपी कितनी है, जीडीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक फॉर्मूला के थ्रू क्या करा जाता है, निकाला जाता है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक लेवल पे उसकी कितनी परसेंटेज है, यानी वो कितना कोटा डिसाइड किया जाता है कि इतने कोटा पे ही आपको जो है इतना अमाउंट आपको एंटर फीस देनी है, ठीक है, और उतना ही अमाउंट आपको क्या होगा, लोन के रूप में प्रोवाइड होगा। तो कोटा ये बताता है कि आपको इतना परसेंटेज अमाउंट लेकर आना है और इतना परसेंटेज आपको अमाउंट जो है वो मिलेगा अगर आपको बीओपी में प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। तो द IMF is a quota based institution. Quotas are building blocks of IMF financial and governance structure. An individual member country quota broadly reflect it relative position in the world economic. तो वो उसकी पोजीशन देखी जाती है, एक कंट्री की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हर एक कंट्री का एक कोटा बनता है। उस कोटा के अकॉर्डिंग ही उसे क्या करता है, उस कोटा के अकॉर्डिंग उसे SDR या वोटिंग राइट्स उसके अकॉर्डिंग ही वो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेगा IMF में। तो ये सब कुछ किससे डिसाइड होता है, ये सब डिसाइड होता है उसके कोटा से, ठीक है। तो कोटास आर डिनोमिनेटेड इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स द IMF यूनिट्स ऑफ द अकाउंट, ठीक है। व्हेन अ कंट्री ज्वाइन द IMF इट इज असाइंड an initially quota in the same range as the quotas as existing member of broadly comparable economic size and characteristics। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि एक कंट्री की इकोनॉमिक लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग वो कोटा डिसाइड होता है और कोटा के अकॉर्डिंग ही IMF में उसे उस पोर्शन पे या उतनी परसेंटेज उसको वोटिंग राइट्स, ठीक है, SDR ये सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग मिलता है जितना उसका कोटा होता है। तो द IMF यूजेस अ कोटा फॉर्मूला टू हेल्प असेस द मेंबर रिलेटिव पोजीशन। तो ये एक फॉर्मूला है, कोटा फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है कि एक कंट्री की जो है इतनी परसेंटेज जो है IMF में होगी, तो ये कोटा के थ्रू जो है निकाला जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कोटा का फॉर्मूला। तो कोटा का फॉर्मूला, the quota formula is used to help assess member the relative position in the world economic. It can be play a role of guidance and distributing to quota increase. The current formula was agreed 2008, ठीक है, 2008 के अकॉर्डिंग। अब the weighted average of GDP की देखी जाती है, GDP की वेट 50%, ठीक है, GDP की देखा जाता है कि एक कंट्री की GDP कितनी है उसकी 50%। ओपननेस यानी कि ट्रेड में वो कैसा कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ट्रेड के अकॉर्डिंग उसकी 30%। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी यानी अगर कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं तो वो कितना उसको झेल सकती है, दैट इज 15%। इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं, 5%। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला जो है लगाया जाता है। उसके बाद एक कंट्री का कोटा डिसाइड होता है कि इस कंट्री का इतना कोटा होगा IMF में, ठीक है, IMF में इतना कोटा होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है। अब जब IMF में हमने निकाल लिया कि इतना कोटा एक कंट्री का होगा, इतनी परसेंटेज एक कंट्री की होगी IMF में, तो उसके बाद उसे क्या क्या रिसोर्स कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा जितना उसका कोटा होगा, वोटिंग पावर भी उतनी ही होगी और एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग भी उसको इतना ही होगा, और अगर SDR एलोकेट होता है तो वो भी उतना ही होगा। अभी हम SDR को भी पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो SDR जो एलोकेट होगा वो भी इतना ही होगा। तो कोटास डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स मेंबर इज ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड द IMF।
ठीक है। Quotas are the key determined to the voting power of IMF decision. Votes comprise one vote per SDR 1 lakh of the quota plus basis of the votes. Same of the all members. Quotas determining the maximum amount of the financing member can obtain from the IMF under normal accesses. Quotas determine members' shares in the general allocation of SDR. अब बेसिकली जब हम बात करते हैं कोटास की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक कंट्री का एक कोटा निकला, इतनी परसेंटेज उसका आईएमएफ में पार्ट होगा, इतनी वो फीस लेकर आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका रिसोर्स कंट्रीब्यूशन होगा, उतने ही परसेंटेज से उसे क्या होगी, वोटिंग राइट्स मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर एसडीआर एलोकेट होता है तो उतने ही परसेंट, सपोज एक कंट्री का 2% निकला तो 2% के अकॉर्डिंग ही उसको सारी रिसोर्सेज, सारी एसडीआर और जो एक्सेस, तो वोटिंग पावर, ये सब कुछ क्या होगा, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसे मिलेगा, जो कोटा एक कंट्री का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला गया है। ठीक है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब एसडीआर देखो होता क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब इट इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। अब क्योंकि आईएमएफ में जो 190 कंट्री हैं, 190 कंट्रीज हैं, अब वो कंट्रीज जब वो आईएमएफ में आएंगी तो कोटा, उनके कोटा के थ्रू क्या करा हमने, फॉर्मूला निकाला कि उनकी इतनी परसेंटेज इस कंट्री में या आईएमएफ में इतना परसेंटेज उसका पार्ट होगा। ठीक है। अब वो कंट्री आती हैं तो वो क्या हो गया, अपनी करेंसी लेकर आएंगे कि ये हमारी करेंसी है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और इसी करेंसी में हम विड्रॉ करेंगे। तो अब इतनी सारी करेंसी होगी तो कितनी सारी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए एसडीआर आया। तो एसडीआर किसके लिए आया, करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब जब एसडीआर आया है, स्पेशल ड्राइंग राइट, तो एसडीआर एक करेंसी नहीं है, ये क्या है, एक पेपर गोल्ड है। देखो यहाँ पर इमेज भी दिख रही होगी एसडीआर की। ठीक है। तो इट इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। द मेन मोटिव ऑफ आईएमएफ is to provide economic assistance to its member country for eliminating adverse BOP। अब जो हम बात करते हैं IMF, तो बेसिकली IMF हेल्प किसकी करता है, IMF जो हेल्प करता है वो उनकी हेल्प करता है जिन्हें BOP में प्रॉब्लम हो रही है, BOP में जो वो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, उसके लिए IMF क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि एक कंट्री को बीओपी में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें बहुत सारा इंपोर्ट किया हुआ है और एक्सपोर्ट उसके पास हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में क्या करती है, जो वो प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं, तो आईएमएफ उनको क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। और वो किस करेंसी में करेगा, या करेंसी नहीं, ये क्या करेगा, एसडीआर में उसको वो फंड प्रोवाइड करेगा, ये करेंसी नहीं है। ठीक है। To solve the problem of international liquidity, IMF started the concept of paper gold। ये करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है एसडीआर आया था। ठीक है, ये एक पेपर गोल्ड होता है जिसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है करेंसी में। ठीक है। The SDR is an international reserve revenue assets created by the IMF in the year of 1969 to supplement its member countries of official reserve। तो देखो जब हम एसडीआर की बात करते हैं तो ये जस्ट लाइक एसेट्स, ये क्या है, एक एसेट्स है। ठीक है, इसको हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक एसेट्स है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी करेंसी में। तो आईएमएफ क्या करता है, एक एसेट्स को, जैसे अभी कंट्री यहाँ पर आई, उसने अपना क्या दिया, जो है अपनी करेंसी जो है एसडीआर की फॉर्म में दी, उसी फॉर्म में उसे वो फंड प्रोवाइड होगा। तो ये क्या कर रहा है, एक करेंसी की प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी करेंसी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, इसके लिए यहाँ पर एसडीआर आया। अब द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ 5 कंट्रीज। अब बास्केट, अब एक समझ लो ये है बास्केट, इसमें जो है 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्री की करेंसीज हैं। ठीक है, आप एक थैला भी समझ सकते हैं, एक थैला या एक बकेट। ठीक है, एक बास्केट, तो ये बास्केट है, इसमें जो 5 कंट्री की करेंसीज हैं उनकी इकोनॉमिक लेवल को देखकर जो उनका कोटा डिसाइड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि जो करेंसी है वो इन 5 कंट्री की करेंसी में ली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट है यूएस डॉलर, इसका जो परसेंटेज डिसाइड हुआ कि कितनी वेटेज दी जाएगी, तो ये है 41.73%, जैपनीज येन को 8.33%, यूरो को 30.93%, ब्रिटिश पाउंड को 8.09%।
अब पहले जो है ये फोर ही कंट्री की करेंसी थी यहाँ पर, लेकिन रिसेंटली तो नहीं, बट अक्टूबर 2016 के बाद ये 5 हो गई हैं। पहले क्या थी, 4 कंट्री ही थी। अक्टूबर 2016 में चाइनीज की करेंसी को भी यहाँ पर वेटेड दी गई है, जो कि है 10.92%। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गई है, 5 जो है कंट्री हो गई हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है एसडीआर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल्स भी मैंने करेंसीज के बनाए हैं। अब एसडीआर बेसिकली क्या है, ये कोटा के अकॉर्डिंग जो है आईएमएफ में डिसाइड हुआ कि कितना कोटा एक कंट्री के पास होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो इसका कोटा जो परसेंटेज है वो है 17.46। इसके अकॉर्डिंग इसे जो वोट परसेंटेज मिली है वो 16.52%। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इतना कोटा जो है, इतना अमाउंट एसडीआर में देता है, और उसका कोटा जो शेयर है वो है 2.76%। ठीक है, उसे वोटिंग शेयर जो मिला है वो है 2.6%। यानी कि अगर आईएमएफ में कोई डिसीजन लेना है तो उसके वोटिंग जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देखोगे यूएस के पास है। ठीक है, और इंडिया के पास बहुत ही कम परसेंटेज है, 2.64%। अब एसडीआर जो है वो किस तरीके से काम करता है, IMF issues SDR to its member countries central bank as a reserve assets, that is an asset they can easily exchange for hard currency for another central bank. Most central bank voluntarily carry out the exchange, but if not, the IMF has the power to decrease who must accept the SDR. तो यहाँ पर क्या होता है, SDR जो है easily क्या होता है, एक्सचेंज हो जाती है। एसडीआर की जो करेंसी है, जो पेपर गोल्ड है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है जो आपकी कंट्री की करेंसी है उसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन एसडीआर इज अ सेट डेली बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 मेजर। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि 5 बेसिक जो है ये यूएस डॉलर, जिसकी वेटेड कितनी दी गई है 14.73%, जापानीज येन की 8.33%, यूरो की ठीक है 30.93%, ब्रिटिश की 8.09%, चाइनीज जो भी ऐड हुआ है 2016 में ऐड हुआ था 10.92%। ठीक है, तो ये क्या है, एक बकेट यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कि ये 5 करेंसी में जो है वो एसडीआर में करेंसी डिपॉजिट की जा सकती हैं, जो कि है यूएस, जापानीज, यूरो एंड ब्रिटिश एंड चाइनीज। ठीक है, अ न्यू एसडीआर एलोकेशन कैन बी डन वेरी क्विकली once there is enough support among the international community. The formal IMF process only take a couple of months. In 2009, the IMF officially purpose on SDR allocation is to be brought in early June. The country received their SDR and the end of August. तो बेसिकली जो बात की गई है कि अभी जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है कंट्रीज, तो अब पहले भी जो एसडीआर एलोकेट किया जा चुका है बहुत बार, लेकिन अभी जो है 2021 में बात की गई थी, तो यहाँ पर जो मिड ऑफ अगस्त तक क्या है एसडीआर एलोकेट किया जा सकता है, ऐसी बात की गई है, ऐसा प्रपोजल रखा जाएगा। अगर वो प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाता है आफ्टर वोटिंग, तो क्या होगा, एसडीआर जो है एलोकेट होगा। Who will be benefit of the most? Since SDR are allocated pro rata in relation to a country IMF quotas, the distribution is heavily skewed toward the bigger and richer country that arguably have the least need for it. अब बेसिकली हम बात करें तो एसडीआर कोटा यानी कि एक इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो अब देखा जाए बहुत सारी जो डेवलप कंट्री हैं उनकी और ये झुकता है, क्योंकि उनके पास जो है वो ज़्यादा कोटा है। अब हम यूएस की बात करें तो यूएस एक डेवलप कंट्री है, लेकिन उसके पास जो है सबसे ज़्यादा कोटा है। तो यानी कि अगर एसडीआर एलोकेट होता है तो उसकी परसेंटेज, क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके पास कोटा सबसे ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग एसडीआर की सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो यूएस के पास जाता है, जो उसको ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत किन कंट्रीज़ को है, जो ज़्यादा पुअर हैं, जो अंडर डेवलप है और डेवलपिंग है, उन कंट्रियों को जो है ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसे मिल रहा है, डेवलप कंट्री को मिल रहा है। तो ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो एसडीआर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्री को हो रहा है अगर हम बेनिफिट की बात करें, और जिन्हें नहीं हो रहा वो है
अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनका कोटा सिस्टम में कोटा जो है वो बहुत कम परसेंटेज होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है परसेंटेज कम होता है। अब SDR allocation, an SDR allocation is the low cost way of adding to member international reserves, ठीक है। This help member to reduce their reliance on more expensive domestic और external debt for building reserves। अब बेसिकली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या करती है IMF SDR allocate करती है, ठीक है, जिससे जो कंट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनसे वो क्या कर सके, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो वो क्या करती है SDR को अलोकेट करती है। अब SDR अलोकेशन जो है वो पहले भी कई बार कर चुकी है, तो 1970 में इतने बिलियंस, 1979 से 81 तक इतने बिलियन, 2019 में, ठीक है, 2019 में जो SDR बिलियंस में हुआ था इतना हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं 2021 की, क्योंकि कोविड-19 जो है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बहुत सारी सफ़र कर रही हैं कोविड-19 की वजह से। तो अब SDR एलोकेशन की बात हो रही है, SDR एलोकेशन की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मिड ऑफ अगस्त में ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसका प्रपोजल जो है जून में रखा जाएगा और जो बात हो रही है वो हो रही है 650 बिलियंस की, 650 बिलियंस की, कि इसको रिजर्व रखा जाए, एलोकेट किया जा सके कंट्रीज़ में, जिससे वो अपने BOP में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी उनकी दिक्कतें आ रही है, उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। विल डिस्ट्रीब्यूट स्पेशल राइट ड्राइंग टू मेंबर कंट्रीज बाय अगस्त। तो देखो अभी जो है IMF की जो MD है उन्होंने कहा है, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टला जॉर्जिव ने क्या कहा है, सेड शी इज कॉन्फिडेंट द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट अ न्यू अलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट टू मेंबर कंट्रीज बाय मिड ऑफ अगस्त। मतलब मिड ऑफ अगस्त में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस है और उन्होंने ये बात रखी है। The IMF membership has agreed to support a new SDR allocation of $650 billion, the largest in the history of IMF। अब हम बात करें तो ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट होगा। अब तक इतना बड़ा अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। जॉर्जिव said she has committed by the end of June, वो उन्होंने कमिट किया है कि एंड ऑफ द जून टू मेक अ प्रपोजल, वो प्रपोजल बनाएंगी टू न्यू SDR allocation टू द IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आगे एक प्रपोजल बनाएंगे, ठीक है। वंस द प्रपोजल इज अप्रूव, वो प्रपोजल अप्रूव्ड होने के बाद इट विल बी सबमिटेड टू द IMF बोर्ड ऑफ द गवर्नर फॉर फाइनल वोट, ठीक है। जब वो जो है अप्रूवल सबमिट हो जाएगा उसके बाद फाइनल वोटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये बात हो रही है 2021 की। अब हम बात करते हैं 2020 की, 2020 की। तो 2020 में भी ऐसा सोचा गया था कि SDR को जो है अलोकेशन की जाए, जो जिसमें जो अमाउंट था हमारा $500 बिलियन था, ठीक है, $500 बिलियन था। लेकिन क्योंकि जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के बाद USA और इंडिया ने इसको मना कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रीज़न दिए गए थे वो ये दिया गया था कि SDR अगर एलोकेट होता है जो कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सारी डेवलप कंट्रीज़ को जो है ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है और जिन्हें नीड है, रियली नीड है, उनको जो है वो कम अमाउंट मिल रहा है, यानी अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम अमाउंट मिल रहा है। तो ये कुछ सजेशन या कुछ पॉइंट रखकर इसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब 2021 में, जो कि जून में, ऐसा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो है कॉन्फिडेंसली बोला है कि हम इस तरीके से एक जो है प्रपोजल बनाएंगे जो जून में बनाएंगे और मिड ऑफ अगस्त तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक को हम पहले समझने से पहले कुछ उसके बारे में समझ लेते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे स्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो कि हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो कंट्रीज़ की स्थिति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, वहाँ पर जो है बहुत सारे बम वगैरह गिरने की वजह से वहाँ की स्थिति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी।
ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा आया द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन जो कि चला हमारा 1929 से 1939 के बीच, यानी पूरे 10 साल हमारा जो है ग्लोबल डिप्रेशन चला। अब हम ग्लोबल डिप्रेशन में बात करते हैं पहले 1929 से 1930, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन, जहां पर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक क्राइसिस हुए, बैंकक्रप्ट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस हुई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, पॉवर्टी इंक्रीज हुई। और ये बेसिकली जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यूएसए से। जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा स्टार्ट हुआ था यूएसए से, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी वहां पर जाकर हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे ग्लोबल डिप्रेशन भी बोलते हैं, जो हमारा चला था पूरा 10 साल। उसके बाद हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम ग्रेट डिप्रेशन से जो है उभर ही रहे थे कि इतने में हो गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि वो हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। अब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उभर ही रहे थे, फिर डिप्रेशन हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब इन सारी स्थितियों की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो फिर उसके बाद यूएसए में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में हुई, ये किन दो लोगों ने मिलके, अब क्योंकि स्थितियां जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से जो यूएसए के मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट हैं एंड यूके के मिस्टर जॉन मैनर्ड केन्स हैं, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस रखी, जो कि चली 1 जुलाई 1994 से, ठीक है, से 22 जुलाई 1944 तक, यानी 1 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें 44 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि अब हमें 2 बॉडी सेटअप करने की ज़रूरत है। पहली बॉडी जो है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें वॉर के दौरान जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उसको वापस क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए बॉडी डेवलप की गई, ठीक है। दूसरी बनी बॉडी IMF बेसिकली फंड प्रोवाइड करेगी उन कंट्रीज को। अब क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं पा रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही हैं, वो इंपोर्ट कर रही हैं, दूसरी कंट्री से जो है मटेरियल ले रही हैं। तो इंपोर्ट करने की वजह से उनका BOP क्या होगा, BOP नेगेटिव हो जाएगा। BOP उनका नेगेटिव होने के कारण से वो जो है उनको नेगेटिव डेफिसिट में होगा, उसको वापस इक्वल करने के लिए IMF क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फंड प्रोवाइड करेगा, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका बराबर है, ठीक है, उसको वो ठीक कर सकें। तो ये 2 बॉडी सेटअप हुई, एक IBRD और एक IMF, ठीक है। अब IBRD क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ से स्टैब्लिश हुई, तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में नाम लिखा है कि IBRD और वर्ल्ड बैंक सिमिलर, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। इसमें जब हम IDA ऐड करते हैं, यानी कि दूसरी IDA ऐड करते हैं, तो ये जाके बनता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री कि वर्ल्ड बैंक जो है IBRD कैसे स्टैब्लिश हुआ। The World Bank is an international financial institution that provides loan and grant to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects, ठीक है, कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, मिडल इनकम कंट्रीज के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, बेसिकली एग्जाम में हेडक्वार्टर से पूछ लिया जाता है, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में, और अब भी इसको 76 ईयर हो चुके हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट मेंबर कंट्री हैं वो है 189, और IBRD में 173 और IDA में, ठीक है, IBRD में जो है 189 है और IDA में जो है 173 कंट्रीज हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। फाउंडर जो इसके थे जॉन मैड केन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया और इस तरीके से, तो ये इसके फाउंडर्स हैं, ठीक है। अब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब इसमें हम ऐड कर देते हैं IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तब ये जाकर बनता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो IBRD वर्ल्ड बैंक नहीं है,
IBRD प्लस IDA, जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, IBRD प्लस IDA, तब हमारा क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये याद रखना। अब हम पहले IBRD समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद IDA समझेंगे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। दैट इज द लैंडिंग आर्म्स फॉर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। द IBRD ऑफर लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब बेसिकली हम IBRD को सिंपली फॉर्म में ये समझ सकते हैं कि ये क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। किनको? लोन प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को जिनको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है या कंस्ट्रक्शन, जो उन्हें कुछ बनाना है, उसके लिए ये क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। जैसे वॉर की स्थिति मैंने आपको बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुई? स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, तो देखा गया एक बॉडी सेटअप करने की जरूरत है जो इस एसेट्स को वापस रिकंस्ट्रक्ट करे। वापस क्या करें? रिकंस्ट्रक्ट करें। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बॉडी सेटअप की गई। ठीक है, तो ये क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को कि आप अपनी जो है जो है कंस्ट्रक्ट कर लो वापस। तो लोन अवेलेबल इन द मार्केट रेट एंड लिटिल डिफिकल्ट शॉर्ट पीरियड। अब हम बात करते हैं कि जब ये लोन है, ये लोन तो प्रोवाइड कर देती है, लोन मिल जाता है, लेकिन जब हम IDA से इसे कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है। इसमें दिखाना पड़ता है आपको सारे डॉक्यूमेंट कि आप क्या जो प्रॉपर्टी है वो बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, सड़कें या जो भी चीज़ें आपको बनानी है, तो वो आपको बताना पड़ता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये लोन जो है अवेलेबल हो जाता है। इसके जो फाउंडेड थे 1944 में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ठीक है, इसके लीडर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिव। पेरेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो है डेविड मालपास है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC US में है। और पर्पस क्या है इसका? डेवलपमेंट एड्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि कंट्रीज को डेवलप करें और वापस जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, जो वॉर की वजह से स्थितियां जो है कंट्री की खराब हो गई थी, या फिर जो कंट्रीज हैं कुछ जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं, सड़कें बनाना चाहती हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है उस प्रॉपर्टी को बनाना चाहती है, तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो दैट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which offer concessional loan and grants to the world poorest developing country. The IDA is a member of the World Bank Group. अब IDA क्या करता है? IDA जो पुअरेस्ट यानी जो गरीब देश होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो जिनकी देशों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, उन देशों को ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, और ये लोन बहुत ही इजीली मिल जाता है उन्हें, और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत कम होता है। लोन अवेलेबल इन वेरी लो रेट एंड वेरी इजी लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल। अब क्योंकि वो जो जिन कंट्रियों को ये लोन दे रहा है उन कंट्री की स्थिति तो अच्छी है नहीं, तो वो जल्दी से जल्दी लोन तो नहीं दे पाएंगे ना, तो ये लोन का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और प्लस इसमें लॉन्ग जो है ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, वो जो है 10 साल का है, कि मतलब अगर सपोज 30 साल का जो है 35 साल का जो है पीरियड है, उसमें 10 साल और जो है ग्रेस पीरियड ऐड हो जाएगा, यानी 45 ईयर तक वो लोन दे सकते हैं। तो फाउंडेड इसका जो हुआ था 24 सितंबर 1960 को हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC US में ही है। मेंबर्स इसकी कंट्री जो है वो 173 मेंबर कंट्रीज हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है क्रिस्टिना जॉर्जिव है, और इसका पर्पस था कि पॉवर्टी को जो है कम से कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, जो भी कंट्री पॉवर्टी फेस कर रही है उसको कम किया जा सके और कंट्री को डेवलप किया जा सके। तो डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन इसका पर्पस था। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर असाइन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो
वहाँ पर सड़कें बनानी है, जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, पुअर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो क्या करता है, उनको लॉन्ग रन कैपिटल के लिए जो है मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। To induce long-run capital investment for assuring balance of payment equilibrium and balanced development of international trade, ये क्या कर सके, बैलेंस हो सके ट्रेड को, जो ट्रेड है वो भी आपस में क्या हो सके, बैलेंस हो सके, उसके लिए भी जो जरूरत है वो सारे क्या करे, लोन प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट एंड अदर प्रोजेक्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो जिन्हें लोन के, अब जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उसमें क्या होता है, वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरी कंट्री को, तो उसके लिए क्या करती है, गारंटी भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, गारंटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज ब्रिंग अबाउट द स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम अ वॉर टाइम टू पीस इकोनॉमिक। अब बेसिकली क्या होता है, जो भी ट्रांसफर करनी है डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करेंसी ट्रांसफर करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, क्रेडिट में जब हम ट्रेड करते हैं, क्रेडिट में ट्रेड करने के बाद जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कैसे ट्रस्ट करे उसके लिए गारंटी देती है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वॉर के टाइम पे जो भी स्थिति हमारी खराब हो चुकी है उस स्थिति को सुधारा जाता है, पीस को प्रमोट किया जाता है और इकोनॉमिक को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, इकोनॉमिक वेल्थ को डेवलप किया जाएगा। To promote capital investment in member countries to following ways: to provide guarantee on private loan on capital investment, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने के लिए गारंटी देती है। To private capital is not available even after providing guarantee, then IBRD provide loan for प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑन द कंसिडर कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस में IBRD जो है वो लोन प्रोवाइड कर देती है, अगर वो जो है गारंटी या प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल नहीं है तब भी IBRD उसको लोन प्रोवाइड कर देती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी। फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्या क्या फंक्शंस हैं। वर्ल्ड बैंक इज अ प्लेइंग मेन रोल ऑफ प्रोवाइडिंग लोन for development work to the member countries, especially to underdeveloped country. The World Bank provides long-term loan for various development projects for 5 to 20 year ड्यूरेशन। अब बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या काम करता है, वो काम करता है कि कंट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, ठीक है। डेवलप होने के लिए उसको जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसके लिए वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ट्रेड हो सके इसके लिए वो गारंटी भी देती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो भी प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट के लिए वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि अंडर डेवलपमेंट जो पुअरेस्ट है, मैंने बताया था कि IDA जो है, IDA किसको लोन प्रोवाइड करता है, पुअरेस्ट कंट्री को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो भी डेवलप हो सके और उसको क्या करे, इजीली उनको लोन मिल जाता है, प्लस उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। द एसोसिएशन ऑफर ग्रांट एंड लोन विद मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 25 to 40 ईयर, ग्रेस पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर एंड इंटरेस्ट रेट 2.8 और 1.25% डिपेंडिंग ऑन वेदर द बोरोअर्स इज अ ब्लैंड कंट्री एंड to which degree it is eligible. Regular IDA eligible borrowers may take advantage or of no interest loan। अब बेसिकली देखो होता क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए देती है लोन क्या करती है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देती है। ऐसा नहीं है 2 साल 3 साल में आप लोन दे दीजिए, इसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है जिससे कि आप इजीली डेवलप कर सके कंट्री को, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है, IDA में तो ये ग्रेस पीरियड भी देती है कि अगर आपका ये जो पीरियड है सपोज 40 ईयर है तो प्लस आप 10 ईयर का ग्रेस पीरियड ले दीजिए, उसके बाद ही आप ये पे करिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर देखो वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, वर्ल्ड बैंक इस तरीके से काम करती है कि कंट्रीज आपस में क्या हो सके, डेवलप हो सके, उनकी इकोनॉमिक लेवल बढ़ सके, ठीक है। इसके साथ ये आपस में मिलके काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर्स एंड वन ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर। मतलब एक तो इसमें गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है, ठीक है, जिसे अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिस्ट 21 मेंबर्स एंड 5 of them
आर अपॉइंटेड बाय द परमानेंट मेंबर। 5 जो इसमें मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, लाइक अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जापान, जर्मनी। ये जो 5 जो कंट्री हैं इनके जो 5 मेंबर्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। बाकी 16 मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उनका जो है वोट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है चूज होते हैं रिमेनिंग कंट्रीज, जो भी बाकी कंट्रीज बची हैं उनके बीच। एडवाइजरी काउंसिल, द एडवाइजरी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 7 मेंबर ऑफ द फ्रॉम मेंबर्स। 7 मेंबर्स क्या होते हैं, ये एडवाइजरी काउंसिल के होते हैं, ठीक है। लोन कमेटी, लोन प्रोवाइड लोन रिक्वायर्ड कंट्रीज, तो एक लोन कमेटी बनाई जाती है कि वो देखती है कि किसको लोन देना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है। प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ स्टाफ, द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। वो चीफ एग्जीक्यूटिव बैंक का होता है जो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और उसके पास और इनके पास क्या होती है, वोटिंग पावर होती है, वोट करके चूज कर सकते हैं। द वोटिंग पावर ऑफ ईच मेंबर कंट्री इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर इज होल्ड, उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि उनको कितना जो है वोटिंग राइट मिलेगा। आर अलोकेटेड डिफरेंटली इन ईच ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इन डिफरेंट वोटिंग पावर्स, उनके पास वोटिंग पावर्स भी डिफरेंट है इसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, अब लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, लोन आउट ऑफ इट्स ओन फंड, वो अपने ही फंड से कैसे लोन देते हैं। द बैंक कलेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर एंड रेज मनी थ्रू बॉन्ड टू एडवांस लोन और नीडेड मेंबर्स, जिन्हें जरूरत है वो अपने फंड में से क्या करते हैं, जो उनको जो मेंबर्स की जो फी मिली है, जो कंट्रीब्यूशन है, उस मेंबर फी से उनको क्या करना, लोन दे देना, ठीक है। लोन आउट ऑफ बोरोड कैपिटल से दे देना। समटाइम्स बैंक ग्रांट लोन बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर मेंबर कंट्री, जो भी अदर मेंबर कंट्रीज हैं उनसे जो बोरो किया है वो भी उससे भी लोन दे सकती हैं। लोन थ्रू बैंक गारंटी के बिहाफ पे, जैसे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में क्या करा, क्रेडिट में कुछ सेल किया, ठीक है, तो उसमें भी वो गारंटी देती है। द बैंक इनकरेज टू प्राइवेट इन्वेस्टर ऑफ अ कंट्री टू लैंड देयर फंड टू अनदर कंट्री और बाय गारंटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर गारंटी के थ्रू भी दे सकती है। तो वर्ल्ड बैंक इस तरीके से क्या करती है, लैंडिंग देती है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पर आते हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD एंड IDA, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। लेकिन इन दो में हम ये 3 और ऐड कर दें, IFC, मेगा एंड ICSID, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो इन सबको जब हम मिक्स कर देते हैं, इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं, ये 5 इंस्टीट्यूशन, तो हमारा क्या कहलाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब हम इन्हें इंडिविजुअल समझ लेते हैं। IBRD वैसे मैंने आपको वर्ल्ड बैंक में ही पढ़ाया, बट अब एक बार देख लेते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD बेसिकली क्या करता है, वॉर के दौरान जो भी कंट्रीज में जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उस डैमेज को ठीक करने के लिए, वापस उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश इन 1944 एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। दैट इज द लैंडिंग आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। द IBRD ऑफर लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। जब हम IBRD की बात करते हैं तो ये क्या करता है, मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन अवेलेबल इन मार्केट रेट एंड लिटिल डिफिकल्ट शॉर्ट पीरियड। अब बेसिकली जब हम इसे कंपेयर करते हैं हमारे IDA से, तो IDA से कंपेयर करें तो हम इसे बोल सकते हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है IDA के कंपैरिजन, क्योंकि IDA जो है पूरेस्ट कंट्रीज को देता है। तो ये लोन अवेलेबल होता है मार्केट रेट पे और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इस पे ज़्यादा होता है और ये थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए लोन
मिलता है एज कम्पेयर टू आईडीए। ठीक है, इसकी जो फाउंडेड है वो है 1944। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इसके लीडर जो है क्रिस्टिना जॉर्जवी है और इसका प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है डेविड मालपास है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इसका पर्पस है डेवलपमेंट करना और रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, जिससे कंट्रीज क्या कर सके, डेवलप हो सके और उसकी इकोनॉमिक वेल्थ जो है इंक्रीज हो सके। IDA, International Development Association. The International Development Association is an international financial institution which is offer concessional loan and grant of the world poorest developing country. The IDA is a member of World Bank Group. अब बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं IDA की, तो देखो IDA क्या करता है, वो पुअरेस्ट कंट्री। अब कुछ कंट्रीज जो है वॉर के दौरान देखा गया तो बहुत ही ज्यादा उनकी हालत खराब हो चुकी है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कुछ मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है, तो उन कंट्रीज को वो क्या करता है, पुअरेस्ट कंट्रीज को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर, और जो इसकी जो ड्यूरेशन होती है लोन की वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। लोन अवेलेबल इज वेरी लो रेट एंड वेरी इजी लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल। और इसका जो है ग्रास पीरियड यानी ग्रेस पीरियड जो है वो भी क्या होता है, 10 साल। यानी कि जस्ट सपोज दैट इसका जो है लोन पीरियड है एग्जाम्पल के लिए 35 ईयर। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दो 10 साल, मतलब 10 साल और ऐड कर दो 45 ईयर। इसके बाद जो है ग्रेस पीरियड जो ऐड हुआ वो 10 साल, इसके बाद ही आप इसको लोन की पेमेंट आपको करनी है। तो इसके फाउंडेड जो है वो 24 सितंबर 1960 और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, क्योंकि इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 173। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसकी क्रिस्टिना जॉर्जीव है और इसका पर्पस था डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इसकी पॉवर्टी को कम किया जा सके और कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC। अब IFC का बेसिकली रोल क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। The International Finance Corporation is an international financial institution that offer investment advisory and assets management services to encourage private sector development is in लेस डेवलपमेंट कंट्री। अब बेसिकली हम अब बात करते हैं IBRD IEDA, तो वहां पर क्या कर रही थी, एक कंट्री की दूसरी कंट्री यानी गवर्नमेंट के थ्रू डील हो रही थी। ठीक है, लेकिन वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर थे उनकी फाइनेंशियल कैसे हो, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर IFC आया, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है हम उसको भी कैसे डेवलप करें, इसके लिए हमारा जो है IFC आया कि इसको भी कैसे डेवलप किया जा सके। तो इसको ये क्या करता है IFC, उनको फंड, उनको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO है इसके मैक्टर ड्यूप और इसके जो फाउंडेड है वो है 20 जुलाई 1956। इसमें जो मेंबर ऑफ कंट्रीज है वो है 184 कंट्रीज और इसका पर्पस बेसिकली ये था प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया जा सके और जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जा सके कि वो ज़्यादा काम करे, इसके लिए ये IFC आया। MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। The Multilateral Investment Guarantee Agency is an international financial institution which offer political risk insurance and credit enhancement guarantee. This guarantee help investor protect to foreign direct investment यानी FDI against political and non-commercial risk is developing country। अब बेसिकली MIGA यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी आया क्यों? अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होता है, ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो ये कैसे पता चले, यहाँ क्रेडिट में सपोज जो है सेल किया या FDI के थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट की, तो क्या होता है एक देश की, एक कंट्री की जो है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। अब कुछ भी इन्वेस्टमेंट की कुछ नए रूल आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? तो इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी आई, उसने बोला कि इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है। तो ये किस किस चीज़ों को देखता है, पॉलिटिकल रिस्क को देखता है, इंश्योरेंस को देता है, ठीक है, और क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी ये वर्क करता है, ठीक है, अगेंस्ट किसके, पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्री। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसके लिए ये
MIGA मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी आया कि जो भी दूसरी कंट्रीज की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल रिस्क हैं उनको उनकी गारंटी दे सके। इसकी जो फाउंडेड है वो है 12 अप्रैल 1988 और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका हेडक्वार्टर है 12th फ्लोर 1800 यानी वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर एड्रेस है। मेंबर्स इसकी है 181 कंट्रीज और ये लीगल स्टेटस है ट्रीटी के द्वारा, एक संधि के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, पर्पस इसका क्या है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये देख सके कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में FDI कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कुछ नए रूल्स या उसकी वजह से उसको सर्वाइव ना करना पड़े, इसके लिए गारंटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये क्या है, गारंटी एजेंसी है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ऑफ इंटरनेशनल arbitration institution established in 1966 for legal dispute resolution and कंसिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर एंड स्टेट्स। अब बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो ट्रेड के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम एग्री नहीं करते किसी दूसरी कंट्री से, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जा सके, इसके लिए ये हमारा है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रीज में जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी डिस्प्यूट्स को यहाँ पर वो देखता है। अभी फिलहाल में हम बात करें तो इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। इंडिया का मानना ये है कि ये जो है ICSID ये डेवलप कंट्री पे जो है ज़्यादा फोकस करता है, उनकी वहाँ पर चलती है, तो इसीलिए इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं बना अभी तक। फाउंडेड जो है इसका 14 अक्टूबर जो है 1966 है और इसका पर्पस है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को इंक्रीज करना और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके सेक्रेटरियल हैं जनरल मैग केनार। ठीक है, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और जो इसकी लीगल स्टेटस है ये भी एक ट्रीटी के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये था हमारा ICSID। तो देखो, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 of 5 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हम इन 4 के जो है मेंबर हैं। अब हम बात करें इस एक की, तो यहाँ इसके हम मेंबर नहीं हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के हम मेंबर हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन IDA के मेंबर हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC के मेंबर हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIG के भी मेंबर हैं। लेकिन जो इंडिया जो है मेंबर नहीं है वो है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो इसका ये मेंबर नहीं है। तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसमें हमने 5 इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा। ठीक है, UNCTAD UNCTAD द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब हम UNCTAD को पढ़ने से पहले हम इसको बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे आया, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, तो UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब बेसिकली UNCTAD जो ये कैसे आया, अब हम बात करते हैं पहले फंडिंग और नॉन फंडिंग की। एक होती है फंडिंग जो फंड प्रोवाइड करके कंट्रीज को डेवलप करती है, यानी कि IMF जो BOP में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है IMF आया। अब वर्ल्ड बैंक गारंटी के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए, लोन के लिए, IBRD वगैरह। ठीक है, कि किस तरीके से जो है कंट्री में डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, अब नॉन फंडिंग की बात करें यानी कि ट्रेड के लिए, कि आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर सकें, फ्री फ्लो ट्रेड कर सकें, इसके लिए यहाँ पर आया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया तो देखा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स बने हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग बने हैं, वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग बने हैं, जो डेवलप कंट्री हैं। ठीक है, तो ये देखकर अंडर डेवलप कंट्रीज ने बोला कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो भी रूल्स बना रहे हैं इनके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जैसी ही हम दूसरी बॉडीज बना दें, यानी UNCTAD
UNCTAD बिल्कुल सिमिलर है WTO की तरह बॉडीज, ठीक है। अब ये जो वर्क करती है, ये काम करती है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए कि वो भी फ्री फ्लो ट्रेड कर सके और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो WTO पॉलिसी बेसिकली आई थी हमारे यहाँ पर, देखो मैंने लिखा भी है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये किस लिए था, जिससे कि जो भी बैरियर्स हैं आपस में, अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है, तो वहां पर जो बैरियर्स आते हैं यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, ये सारी ड्यूटीज ये सब कुछ हट सके, ये फ्री फ्लो ट्रेड हो सके, इसीलिए WTO आया था। लेकिन WTO में जो है देखा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज जो है अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना रही थी, तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक सेम बॉडी जो है एस्टैब्लिश की जिसका नाम था अंकटाड, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो हम अंकटाड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 as a permanent intergovernmental body. UNCTAD is a part of United Nations Secretariat dealing with trade, investment and developing issue. तो बेसिकली ये सारे इश्यूज को देखता था, ठीक है। और जो भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप हैं, उनके जो भी इश्यूज होते थे ट्रेड से रिलेटेड, इन सब पे ही काम करता था। तो ये क्या थी, WTO की तरह ही एक बॉडी एक सेटअप की गई थी जो आपस में फ्री फ्लो ट्रेड कर सकें, आपस में फ्री फ्लो ट्रेड कर सकें, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ऑफ सेक्रेटरी, ये इसका जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहीं से यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, और इसके जो फाउंडर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी जो फाउंडेड हुई थी वो थी 30 दिसंबर 1964 को। हेड है इसके एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल इस्बाल दुरेंट, ठीक है। द 15th सेशन इज ड्यू टू बी हेल्ड इन ब्रिजटाउन बारदास फ्रॉम 3 to 8 अक्टूबर 2019। ये जो इसकी 15 जो है वो सेशन होने वाला है ब्रिजटाउन में, ठीक है। और इसकी करंटली अंकटाड हैज मेंबर ऑफ 195, इसके 195 अभी हम करंटली में देखें तो मेंबर हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके कितनी मेंबर कंट्री हैं, तो ये आपको करंटली पता होना चाहिए। अभी तो फिलहाल 195 कंट्री मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं। इसकी मीटिंग जो है हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में इसकी जो है मीटिंग होती है। तो ये कुछ डिटेल है जो एग्जाम में बेसिकली पूछ ली जाती हैं। द अंकटाड ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड, द बोर्ड मैनेजेस द वर्क अंकटाड बिटवीन 2 कॉन्फ्रेंस मीट अप 3 times every year, ठीक है। 4 अंकटाड कमीशन एंड 1 वर्किंग पार्टी, दिस मीट more often देन बोर्ड ऑफ टेक अप पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड बजटरी इश्यूज। अब बेसिकली देखो क्या होता है, अंकटाड में मैंने बताया कि मीटिंग्स होती हैं। अब मीटिंग में क्या क्या इश्यूज को डिस्कस किया जाता है कि कैसा बजट होगा, कैसी पॉलिसीज होंगी, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी हम सारी चीजें उन सबको क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। एक्सपर्ट मीटिंग, द कमीशन विल कन्वे एक्सपर्ट मीटिंग ऑन द सिलेक्टेड टॉपिक्स टू प्रोवाइड सस्टेंटेड टू द एक्सपर्ट इनपुट फॉर कमीशन पॉलिसी डिस्कशन। तो जो भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं इन पर डिस्कस किया जाता है और फिर फाइनली डिसाइड किया जाता है कि कैसी कैसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। द अंकटाड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में होती है। जो इसकी फर्स्ट थी जिनेवा 1964 में हुई थी, सेकंड की बात करें तो नई दिल्ली 1968 में हुई थी, और थर्ड सेंटिगो 1972 में हुई थी, और जो 14 है वो निर्भया केन्या इन 2016 में हुई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी मैंने सोचा आपको बता दूं इसके बारे में। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे अंकटाड के, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, ठीक है। तो प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रेड को बेसिकली ये अंकटाड बना ही इसलिए था कि फ्री फ्लो ट्रेड हो सके और ट्रेड को प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। अंकटाड डील विद द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज़, जितने भी डेवलपमेंट इश्यूज हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इशू हैं, तो इन इश्यूज पे ये ध्यान देता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अंकटाड इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू द ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग इंक्लूडिंग ट्रेड्स, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सारे एस्पेक्ट पे ये ध्यान देता है और इन सब पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर
करता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन या ये फाइनेंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी की कैसे कैसी जो है रिसर्च रही है, कैसे कंट्री किस प्रकार का काम कर रही है। द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर maximize the trade, investment and development opportunity of developing countries and assist them in their efforts to integrate into the world economic of an equitable basis. The main goal of UNCTAD are to expand the capability of developing countries in the spheres of trade, investment and development to assist them to overcoming difficulties arisen as a result of globalization and to integrate on an equal footing into the world economy. अब ये बेसिकली क्या है, अंकटाड आया किस लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को जो है प्रमोट किया जा सके और जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रही है डेवलपिंग कंट्री उनको क्या कर सके, उनको प्रमोट कर सके और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि वो बाकी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या कर सके, साथ मिलकर काम कर सके और साथ के साथ डेवलप कर सके और उनकी इकोनॉमिक क्या हो, डेवलप हो। तो ये इसके थे गोल। जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब देखो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब बांग्लादेश जो है वो है एक अंडर डेवलप कंट्री और यूएसए एक डेवलप कंट्री है और जापान क्या है, एक डेवलप कंट्री है। अब जब जापान कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करती है यूएसए में तो वो क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है। सिमिलर जब बांग्लादेश जो कि अंडर डेवलप कंट्री है वो भी यूएसए में जब सामान जो है सेल करती है, इंपोर्ट करती है, तो वो भी क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है। तो देखो अब बांग्लादेश तो वैसे भी अंडर डेवलप कंट्री है, वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। उसके बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद क्योंकि जापान के कंपैरिजन इसके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करके वो एक प्रोडक्ट को जब वो ट्रेड के लिए यूएसए में सप्लाई करती है, इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बांग्लादेश यूएसए से ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है, नहीं है, आंसर इज नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होगी रेदर देन डेवलप कंट्री जो कि है जापान। अब जापान जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसके बाद अगर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बांग्लादेश जैसे वो प्रोडक्ट बनाकर जब वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और यूएसए में वो इंपोर्ट हो रहा है, तो यूएसए क्या कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। अब वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया जिस वजह से बांग्लादेश यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रही। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी अंकटाड में। तब यहाँ पर क्या बना, जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि यूएसए से बोला गया कि आप एक डेवलप कंट्री से तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, लेकिन एक अंडर डेवलप से इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, या लगाओ तो बहुत कम रेट पर लगाओ रेदर देन डेवलप कंट्री। तो ये क्या होती है, एक कंट्री डेवलप कंट्री क्या करती है, प्रेफरेंसेस देती है अंडर डेवलपमेंट कंट्री को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो भी ट्रेड कर सके, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके और उनकी इकोनॉमिक लेवल भी जो है इंक्रीज हो सके, वो भी ग्रोथ कर सके। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम था, अंडर डेवलप नेशन। अब अंडर डेवलप जो नेशन है वो क्या करें, यहाँ पर डेवलप कंट्री के साथ तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जो भी उसको चार्जेस लेने ले, लेकिन जब वो यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट के साथ करे तो या तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जो ले रही है वो कम रेट पर ले, जिससे कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो है वो भी ट्रेड कर सके, उनके साथ भी ट्रेड हो सके। तो जीएसपी में यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज को दे रखी है, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो इंडिया को उसने जीएसपी से की लिस्ट से हटा दिया है।
ट्रेड preferences play an important role of facilitating export of developing country to major export market. The generalized system of preference institution in 1971 under the aegis of UNCTAD has contributed over the year of creating an enabling trading एनवायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री. अब बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको भी डेवलपिंग हो सके वो भी, और उनकी इकोनॉमिक लेवल जो है वो ग्रोथ हो सके. ठीक है, क्योंकि अगर वो पहले से ही अंडर डेवलपमेंट प्लस वो बहुत सारी ड्यूटीज पे करेंगी तो उसमें क्या होगा, वो तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगी. इसलिए ये क्या हुआ, जीएसपी के आने से उनको बेनिफिट हुआ, वो भी अब ट्रेड कर पाती हैं. India no longer the United States preferred import partner. Trump take away GSP benefits. अब इंडिया जो है अब जीएसपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ट्रम्प कहता था, ट्रम्प ने कहा कि जो इंडिया है वो इसका बहुत बेनिफिट उठा रहा है और ऐसे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो है बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो एज पर सेफ गार्ड हम जो है ये हटा रहे हैं. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड टू इंश्योर that no country is damaging of harming the US using these incentives. तो इस इंसेंटिव्स का बेनिफिट बाकी कंट्रीज ना उठा सके और हमारी कंट्री को हार्म ना कर सके, इसके लिए उसने बहुत सारे जो है फैसले लिए और उसमें एक फैसला ये भी था कि जीएसपी जो है अब इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा. तो अब देखो क्या क्या इम्पैक्ट होगा. ये सारी चीजें जो है जीएसपी के अंदर हम वहां पर जो है इम्पोर्ट करते थे, अब इन सब में जो है हमें इम्पोर्ट ड्यूटी जो है पे करनी पड़ेगी. तो इस वजह से अब इंडिया को जो है ये सारी चीजें थोड़ी सी महंगी वहां पर इंपोर्ट होंगी. ठीक है, तो क्योंकि अब ये ट्रम्प ने डिसीजन लिया तो अब जीएसपी का जो है इंडिया पार्ट नहीं है. वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ UNCTAD 1964 हैज बीन टू कंसिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी इज वाज आर्ग्यूड इन UNCTAD that to promote export of manufactured goods from developing countries it would be necessary of offer special tariff concession of such export. तो बेसिकली यहाँ पर यही बात की गई है कि एक कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री जब अंडर डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री एक अंडर डेवलप कंट्री में क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, एक अंडर डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री में क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो वो क्या करे, इंपोर्टेड चार्जेस ना लें और जीएसपी के थ्रू उनको क्या करे, प्रेफरेंसेस दे, जिससे कि वो भी क्या हो सके, डेवलप हो सके. Accepting the argument, the development country formulate the GSP schemes under the which manufacture, export and import of some agriculture goods and developing countries entry duty free और एट रिड्यूस रेट इन डेवलप्ड कंट्री. तो मैंने अभी आपको यही बताया कि या तो वो ड्यूटी फ्री कर दे, बिल्कुल ही इंपोर्ट ड्यूटी ना ले अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री, या फिर जो अगर लेना भी है तो काफी कम चार्जेस हों. सिंस इंपोर्ट ऑफ सच आइटम्स फ्रॉम अदर डेवलप कंट्री आर सब्जेक्ट टू द नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटीज, इंपोर्ट of the same item of developing country would enjoy the competitive advantage. तो ये इनको competitive एक advantage मिलना चाहिए. The United Nations Conference on Trade and Development was established to provide a forms होता है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म देना कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं वो भी क्या कर सके, compete कर सके और वो भी क्या कर सके, ट्रेड कर सके, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर देना. वेयर द डेवलपिंग कंट्री could discuss the problem relating in their economic development और उनकी भी क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. और UNCTAD क्या करता है, बहुत सारी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, वो बताता है कि इस कंट्री की ये सिचुएशंस है, यहाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाता है. तो देखो UNCTAD प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ टॉपिकल रिपोर्ट इंक्लूडिंग द ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, एनवायरमेंट रिव्यू करता है हर कंट्री का,
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट बनाई इसने, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट बनाई, अंकटाड की स्टैटिक्स बनाई, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट फॉर्मली नोन एज इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक रिपोर्ट भी उसे कहते हैं, द रिव्यू ऑफ मर्चेंटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उस पर भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इश्यूज एनुअल रिव्यू, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इन सब पर क्या करता है, एक अंकटाड रिव्यू करता है और इस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है, और बताता है कि किस कंट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिसीज को बनाता है। तो ये अंकटाड जो है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए बेसिकली बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं वो भी इजीली फ्री फ्लो ट्रेड कर सकती हैं। ब्रिक्स, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स आया क्यों, ठीक है, द टर्म ब्रिक, यहाँ पर देखो ब्रिक लिखा है, ब्रिक्स नहीं लिखा है, यहाँ पर एक जो वर्ड मिसिंग है वो है एस। तो देखो सबसे पहले जब ब्रिक बनाता तो ब्रिक बनाता 4 कंट्रियों को मिलकर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है वो उसका मेंबर नहीं था, बाद में वो ऐड हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब वो स्टार्टिंग हुई थी तो ब्रिक्स हुई थी, वॉज कॉइन्ड इन 2001 बाय देन चेयरमैन of Goldman Sachs Assets Management Jim O'Neill in his publication Building Better Global Economic BRICS। अब ब्रिक्स बनाता तो बोला गया था कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर वो आपस में मिलकर काम करेंगी, अगर वो आपस में मिलकर काम करेंगी तो बहुत ही अच्छा काम कर सकती हैं। तो ब्रिक बना तो देखा गया कि ब्रिक एक बहुत ही बड़ा संगठन बनकर एक उभरेगा और ये काफी अच्छा आगे काम करेगा और इकोनॉमिक लेवल अपनी कंट्रीज के ये क्या करेंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। ही predict that a group of developing and newly industrialized countries could come to dominate टू वेस्टर्न इकोनॉमिक्स। अब देखा गया कि अगर ब्रिक अच्छे से उभरता है, जो अच्छे से बनता है, उभरता है, तो देखा गया कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको भी यहाँ पर चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ब्रिक में जो कंट्रीज जो मिली वो बहुत ही बड़े क्षेत्र की थी, बहुत ही सारी यहाँ पर जो है पब्लिक थी और बहुत सारे कंज्यूमर्स थे। तो देखा गया कि अगर ये मिलते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, तो बहुत ही जल्द जो है ये इकोनॉमिक लेवल इनका ग्रोथ होगा और ये इनको कॉम्पिटिट कर सकते हैं, उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को। सिंस देन दोज कंट्रीज आर एक्सप्लोडेड इन ग्रोथ एंड चेंजेस द लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अ फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग वाज हेल्ड यekaterinburg में, रशिया में। इनकी 16 जून 2009 में इनकी मीटिंग हुई, ठीक है। ब्रिक्स इज एन एनोनिमस कॉइंड टू एसोसिएट विथ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक। पहले ये ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बन गया, इसमें जो ऐड हुआ वो था साउथ अफ्रीका। तो जो 5 कंट्री है वो है हमारी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो ऐड हुआ है दिसंबर 2010, साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रिक्स। द ब्रिक्स मेंबर्स आर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन regional affairs. Since 2009 the government of BRICS states have meet annually at formal summit, ठीक है। ये ब्रिक्स जो है, जो एनुअली मीटिंग होती है, फॉर्मली यहाँ पर जो है सबमिट्स किए जाते हैं। रशिया होस्टेड द मोस्ट रिसेंट 12th ब्रिक्स समिट ऑन 17 नवंबर 2020। अभी जो 17 नवंबर 2020 हुआ था वहाँ पर वर्चुअली ड्यू टू कोविड-19 वर्चुअली एक समिट हुआ, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, वर्चुअली जो है सबमिशन हुआ। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड ब्राजील, जब ये सभी मिल गए तो क्या हुआ, कॉर्पोरेटिव मर्चेंटिज्म। ये बेसिकली यहाँ पर मिले कि आपस में ये ट्रेड कर सकें और जो भी बैरियर्स हैं उनको हटा सकें। और जब ये पांच कंट्रीज आपस में मिली तो यहाँ पर देखा गया कि इनका जो है एरिया सबसे ज़्यादा है। तो ये अगर ये पांचों मिलती हैं
तो बाकी देशों वेस्टर्न कंट्रीज को क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती हैं, और ये अपने इकोनॉमिक लेवल को भी क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ, इकोनॉमिक लेवल, वेल्थ, इन सबको इंक्रीज कर सकते हैं। अब ब्रिक्स जब इस्टेब्लिश हुआ, ब्रिक्स बना इंस्टीट्यूशंस, तो बेसिकली इसके क्या मोटिव्स है कि एक तो देश की जो कंट्री है उन कंट्रीज की पॉवर्टी को कम किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके, प्राइस रेस, पुअर पब्लिक पॉलिसीज, तो इन सबको खत्म करके ये पांचों कंट्री क्या करें, ये पांचों कंट्री आपस में मिलकर ट्रेड करें, ठीक है, और इजीली ट्रेड करके इनकी जो भी पॉलिसीज बने उसमें इकोनॉमिक लेवल पे ये अपने आप को कर सके, इकोनॉमिक लेवल पे अपने आप को ग्रोथ कर सके, ठीक है, और इस वजह से इनकी इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, पॉवर्टी खत्म होगी, ठीक है, और ये क्या कर सके, एक अच्छे जो है अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को। हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम इन पांचों कंट्रीज को देखें तो इनका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 43% बाकी दुनिया से है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पोर्शन है यहाँ पर ब्रिक्स में, ठीक है। तो इतनी जब ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, तो ये अगर आपस में मिलकर काम करेंगे तो ये कितना अच्छा काम कर सकते हैं। 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी वर्ल्ड जीडीपी का अगर हम देखें तो यहाँ पर 30% यहाँ पर यहीं से आता है। तो देखो ये भी दिख रहा है कि अगर ये पांचों कंट्री मिलकर काम कर रही हैं तो ये काफी अच्छा काम करेंगी। 17% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका 17% इन 5 कंट्री से ही होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रिक्स क्यों बेनिफिट है। एक तो वर्ल्ड, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, ट्रेड ज्यादा है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ब्रिक्स जो है अपने आप में एक अलग ही दिखता है। अब ब्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट समिट हुआ था, फर्स्ट ब्रिक समिट जो हुआ था, देखो द ब्रिक ग्रुपिंग फर्स्ट फॉर्मल समिट ऑल्सो हेल्ड वर्ल्ड यekaterinburg commenced on 16 जून 2009 मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। द रिस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ऑल अटेंडिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्रिक की बात कर रही हूँ क्योंकि ब्रिक्स यहाँ पर था नहीं पहले, ब्रिक्स 2010 में ऐड हुआ है ना, ठीक है। पहले क्या था, ब्रिक था, उसको कन्वर्ट किया ब्रिक्स में, तो एस यानी साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐड हुआ था। तो जो पहले जो कंट्रीज थी वो थी ब्रिक, रशिया, इंडिया एंड चाइना, तो इन सब ने मीटिंग अटेंड की थी, ऑल अटेंडिंग। एजेंडा क्या था इनका, द समिट्स फोकस was on means of improving the global economic situation and reforming financial institution। तो इन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसको ठीक किया जा सके, इकोनॉमिक लेवल को ग्रोथ किया जा सके इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस सब को लेकर यहाँ पर जो है बात की गई थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए एंड डिस्कस्ड हाउ द 4 कंट्री कुड बेटर कॉर्पोरेट इन द फ्यूचर, कि किस तरीके से ये 4 कंट्री जो पहले ब्रिक में थी, 4 कंट्री वो मिलकर आपस में किस तरीके से अच्छे से काम करें और अपने जो भविष्य में इकोनॉमिक लेवल को कैसे ग्रोथ करें, उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुई। There was a further discussion of way of developing countries would become more involved global affairs, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई थी डेवलपिंग कंट्री अगर आपस में मिलती हैं तो किस तरीके से काम करेंगी, इस पर भी यहाँ पर बात हुई। जो सेकंड जो मीटिंग थी 2010 में हुई थी, जिसमें साउथ अफ्रीका जो है ऐड हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ जो मीटिंग जो समिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे। तो देखो सेकंड जो था ब्राजील में जो हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रिक्स। पहले ब्रिक था, अब बन गया ब्रिक्स, ठीक है। फोर्थ इंडिया में हुई ऑप्टिकल फाइबर सबमेरीन्स पे बात हुई कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके, इस पर बात हुई 2012 में, जो कि हुई थी इंडिया में, ठीक है। इंडिया ने सबमिट किया था, ठीक है। 6th जो हुई थी वो 6 हुई थी ब्राजील में 2014 में। यहाँ पर बात की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की। यहाँ बात की गई कि हम ट्रेड तो कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, फ्री फ्लो ट्रेड हो रहा है, लेकिन अब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोन की जरूरत है, तो वो कैसे होगा, इसके लिए बना न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसमें एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में थे लीडर
यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन, ठीक है। यूएस भी यहाँ पर जो है गेस्ट अपीयरेंस के रूप में यहाँ पर था, ठीक है। द 2021 में जो ब्रिक्स समिट होना है इज द 13th एनुअल ब्रिक्स समिट, an international relation conference attended by the heads of state और head of government of 5 members। अब क्या है इसमें 5 members हैं ब्रिक्स states, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इट विल बी थर्ड टाइम दैट इंडिया विल बी होस्टिंग द ब्रिक्स समिट। तो पहले जो थी हमने वो होस्ट किया था 2012 में, सेकंड हमने होस्ट किया 2016 में, जो अब हम होस्ट कर रहे हैं वो है 2021 में। तो ये थर्ड टाइम होगा जब इंडिया इसको होस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो पहले जो हमने बात की थी हमारी ऑप्टिकल फाइबर पे, फिर उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है हमारे ब्रिक्स के। न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक होता क्या है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब देखो यहाँ पता ही चल रहा है कि बैंक की बात कर रहे हैं। अब जब हम ब्रिक्स बना तो ब्रिक्स में देखा गया कि फ्री ट्रेड तो हो रहा है, अब ट्रेड में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लोन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इस सॉल्यूशन के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक आया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द NDA, द बैंक शेल सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट थ्रू लोन्स। तो जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा थ्रू दी लोन प्रोवाइड करेगा। लोन के थ्रू क्या करेगा, ट्रेड को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, और क्या करेगा, गारंटी प्रोवाइड करेगा, इक्विटी, पार्टिसिपेशन ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो प्रोवाइड कर रहा था, गारंटी दे रहा था, लोन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। मोreover the NDB shall cooperate with international organization and other financial entity to provide financial assistance for projects to be supported by the bank। अब जो भी प्रोजेक्ट है उन सबको क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द बैंक इज अ हेडक्वार्टर ऑफ शेंघाई चाइना। तो चीन में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली न्यू डेवलपमेंट के बारे में हम देखो, यहाँ पर देखो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को जो भी प्रॉब्लम होगी लोन, ठीक है, या फिर गारंटी से रिलेटेड, जब ये ट्रेड करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये इंस्टीट्यूशन इनकी हेल्प करता है, ठीक है। एज पर करेंसी, एज पर लोन, एज पर गारंटी, इन सब में ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्रिक्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है।